हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यार ये मेरे पास आवाज सही नहीं आ रही आप लोगों की। अच्छा, ये 440 कौन है? किसने आईडी रखी हुई 440? नाम नहीं रखा हुआ, नाम बताएं अपना। सर सर जमील अहमद। सर जमील, जमील नाम भी रखा करो ना ताकि पहचान हो जाए। जी सर। चलिए बाकी अब सर उसकी डिस्कनेक्ट करना। क्या कह रहे हो? हमें दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, उस वक्त ऑप्शन आ जाता है चलो अच्छा रहने दो, देख लो अगर ऑप्शन आ रही है तो। नाम का। मेरे ख्याल से तो बगैर जी सर, देख डिस्कनेक्ट तो किए एक बार हुआ। हो जाएगा। हाँ ठीक है, माइक बंद कर दो जमील, आपका शोर बहुत आ रहा है। अच्छा जी, क्लास ऐसा है कि हम लोग अभी बच्चे तो कम ही हैं लेकिन टाइम हो रहा है तो हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को CL2 के तमाम क्वेश्चंस करवा दिए थे, सोल्यूशन हो गया था। तो उसमें अगर कोई सवाल है, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछिए मुझसे। जी फरहीन, एनी इशू? नो सर। जमील, आपका कोई इशू? जल्दी से बताइए, डिवीजनली पूछ रहा हूँ मैं सबसे। रिजा, देख लिया था आपने लेक्चर? सुन लिया है। कोई मसला लेक्चर में, कोई सवाल नहीं? ठीक है। गुलाम मुर्तजा? नहीं सर, कोई नहीं मसला। देखो पेपर में भी आएंगी सारी चीजें, ठीक है ना, वो इस पेपर सब में, तो बी क्लियर। ठीक है। अब्दुल मोइस? नो सर। फैसल रजा? पता नहीं फैसल ने क्या कहा, इसकी आवाज कट गई। यमुना? सर अभी नहीं देखा लेक्चर। नहीं देखा? नहीं सर। क्यों यमुना, अब इतना तो गैप था सर आपके वो पास। लैपटॉप में ना इशू आ गया तो फिलहाल मोबाइल से होना, तो इसलिए चल नहीं रहा मेरा। जल्द से जल्द स्क्रीन देख लो पे। मारा उसको यार, वो तो यूट्यूब पर है यार, किसी को भी आप कहती हो आपको लिंक भेज देता। आप यूट्यूब पे देख लेती, मोबाइल पे देख लेती, उसको क्या मसला? अरे जी आजकल मैं देख लूंगी इंशाल्लाह। ओके। हुसैन? यस सर। देखा था लेक्चर आपने? मैंने CL2 के यस तमाम सर, वो 20 मिनट्स तक देख ली थी सर, वो आखिरी 10 मिनट मैंने का देखा। भाई कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? नो सर, वहाँ नहीं नहीं वो सही यार था। नो सर का मतलब ये कि आपने फिर मिड के और फाइनल के तमाम क्वेश्चन ठीक करने हैं, यही मतलब होता है ना नो सर का। इंशाल्लाह। या यस सर। जी CL2 में कोई मसला, कोई इशू? मैंने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। CL3 स्टार्ट करना है, जी जल्दी सर, से स्टार्ट बताइए। करें, मैंने प्रैक्टिस किया सर, इंशाल्लाह है पूरी सर। मतलब इशू, कोई इशू नहीं है, ठीक है मामला। जी सर। चलिए ठीक है, हम जरा। सर असाइनमेंट 3 की हवाले से क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलो। सर लिनियरिटी जैसे कि हमने नहीं किया था, तो क्या वो हम ओमिट कर दें समर में, क्वेश्चंस ना लें करें? हाँ हाँ ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये मैंने शेयर की है स्क्रीन, जो कि लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन, दिख रही है? अच्छा स्क्रीन दिख रही है? जी सर दिख यस रही है। सर। अच्छा, ये 2 सूची वाले मैंने छुड़वा दिए थे आपको, ऐसे ही है ना? हेलो भाई, आवाज आ रही है? जी जी सर।
अच्छा, मैंने कहा ये 2 स्विचेस वाले मैंने आपको छुड़वा दिए थे, तो इसमें से एक सवाल मैं अभी करवा देता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा पुरानी चीज, उसके बाद हम ऑप एम्प की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये मैं एक क्वेश्चन बता जी देता सर। हूँ आपको। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि देखिए इसमें 2 स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, एक बंद हो रहा है टी इक्वल टू, यानी स्विचिंग हो रही है टी इक्वल टू 0 पर। ठीक है, और दूसरे की हमारे पास स्विचिंग अब हो रही है 4 सेकंड पर। तो ये 2 टाइमिंग आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर ये कि पहले टी इक्वल टू 0 पे आपको काम करना है। टी इक्वल टू 0 पे करने के लिए आपको टी लेस देन 0 पे सर्किट बनाना है। टी लेस देन 0 पे आप देख रहे हैं कि 0 पे बंद हो रहा है और ये 4 पे बंद हो रहा है, यानी 4 से पहले खुला हुआ होगा, लेस देन 0 पर ये खुला हुआ होगा, यानी दोनों खुले हुए होंगे। तो जब दोनों खुले हुए होंगे तो आप देखें कि इस सप्लाई का ताल्लुक खुले होने की वजह से इंडक्टर से नहीं है, और इस स्विच के भी ओपन होने से इंडक्टर से इसका ताल्लुक नहीं है। तो मुझे सर्किट बनाए बगैर ही पता चल जाएगी बात कि इसका जो 0 माइनस होगा और जाहिर सी बात है 0 प्लस होगा, वो दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। क्या ख्याल आपका, यहाँ तक बताया मुझे सब? बताइए, बात सही कह रहा हूँ ना? और जब ये भी जी खुला सर, होगा, ये बिल्कुल। भी खुला होगा, तो दोनों सप्लाईज कटी हुई है, तो इंडक्टर करंट है ही नहीं। लेकिन टी ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, ये स्विच क्लोज हो जाएगा, ये ओपन ही होगा। सर्किट आपका कैसा बनना हुआ होगा, आप कहेंगे सर ये 40 वोल्ट की सोर्स लगी हुई है और ये 4 ओम का रेजिस्टर है, ये 6 ओम का रेजिस्टर है, और ये शॉर्ट नहीं होगा, इंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ट्रांसिएंट आ रहा है। 4 6, क्या कह रहा है आप लोगों का? ठीक है, ये तो ओपन होगा। ये कब से कब तक है, इसको अगर लिख लें, इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है कि टी 0 से बड़ा है, ठीक है ना, और 4 से छोटा है। ये रेंज ज्यादा बेहतर है। क्या कह रहा है आपका, सही कह रहा हूं ना? तो 4 पे फिर स्विचिंग हो रही है, तो इस बीच क्या होगा वो मालूम करने के लिए हमने ये लिखा। तो इसकी क्वेश्चन क्या होती है, आप सब जानते हैं आईटी की क्वेश्चन क्या होती है, फोर्स्ड प्लस नेचुरल, जैसे तरीका है। तो जब फोर्स पे काम करेंगे तो ये सर्किट बनाएंगे तो ये इंडक्टर शॉर्ट हो चुका होगा, तो बनाने की जरूरत नहीं, आसान है। हमें वैसे ही पता चल रहा है कि फोर्स पर क्या होगा, 40/10 यानी 4 एम्पियर होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 प्लस ए ई माइनस टी बाई टॉ। टी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 0 टाइम पर हो रहा है, जब टाइम 0 है तो टी बाई टॉ ही आता है। ठीक है जी। अब टॉ के लिए अगर मैं करूँ तो टॉ के लिए भी हम यही कर सकते हैं। टॉ होता है L/R इक्वलेंट, L/R इक्वलेंट। इसका R इक्वलेंट क्या होगा, आप इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको लोड बना देंगे तो 10 ओम हो जाएगा। तो L कितना है 5 और ये 10 है, तो ये 1/2 सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिख रहे 4 प्लस ए ई माइनस 2t। फिर आप कहेंगे कि मैं इनिशियल कंडीशन लूंगा t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 लेंगे, या 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0 क्यों करो, क्योंकि जब इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा आई में तो वो हम जानते हैं 0 एम्पियर है। 0 इक्वल टू 4 प्लस ए ई की पावर 0 जो कि 1 होता है, तो ए आ गया मेरे पास -4। यहाँ पर इसकी फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है, ये आ रही है 4 - 4 ई माइनस 2t। ये इक्वेशन आपकी आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब 4 सेकंड पे चलना है। ठीक है, 4 सेकंड पे जब मैं जाऊंगा तो पहले तो इसकी इनिशियल कंडीशन निकाल लें। तो 4 सेकंड पर हम क्या कहेंगे कि I4 माइनस क्या होगा, आप इसी में जाएगा 4 रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन चल रही थी ना 4 माइनस का मतलब जस्ट बिफोर। देखिए 4 माइनस का क्या मतलब होगा, जस्ट बिफोर स्विचिंग, नहीं जस्ट बिफोर, ये इसकी क्लोज होने से जस्ट बिफोर, तो जस्ट बिफोर तो यही सर्किट होगा ना जो ये बना रहा है। तो इस पर आप जब 4 सेकंड यहाँ रखेंगे तो पता है कितना आ रहा था, रख के बताएं 4 सेकंड कितना आ रहा है 4 सेकंड। हेलो, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? हेलो ओ भाई, मैं अकेला बोले जा रहा हूँ क्या? जी सर, आ रही है आवाज सर। साउथ कहाँ है जिसकी मैं ड्यूटी लगाता था माइक को लगाने की? साउथ नहीं है क्या? 3.99 अच्छा जी, कौन बोल रहा है? सर, 3.99।
हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। 3.99 नहीं है, 3.999 है, चेक करें। 3.9986 वही 3.999। हाँ तो या जरा माइक खोलें, जी सर। आपके पास शोर नहीं आ रहा ना, आप माइक जरा खुला रखें, ठीक है, बंद नहीं करिएगा, आप रिस्पॉन्ड करते रहें साथ साथ। हाँ तो कितनी वैल्यू आ रही है? 3.999 तकरीबन 4 ही है ये, है ना, एम्पियर। सर। लेकिन आप जानते हैं ना कि ये चेंज नहीं होता जीरो टाइम में, इसका मतलब ये कि ये 4 प्लस भी यही होगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग। क्या ख्याल है आपका? जी सर बिल्कुल। तो जरा आप इसके लिए अगर मैं सर्किट बनाऊं, कैसा बनेगा? आप कहेंगे सर ये 40 वोल्ट है, और ये 2 दफा समय इस पे काम हो जाता है स्विच में, इसलिए ये अब ये भी क्लोज हो गया। ये कितनी आ गई? 10 वोल्ट। ये क्या था? 4। ये क्या है? और आगे क्या है? और फिर इंडक्टर आ जाएगा, अगेन ट्रांजिएंट आ गया, क्या है? 600। ठीक है जी। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ये सब रख कर लेते हैं। हमें रिजल्ट चाहिए था, रिजल्ट तो हमारा मिल गया। ये रिजल्ट को हम रख नहीं करते, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम दोबारा से इक्वेशन बनाएंगे, इसकी आईटी। तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन वही होती है, आई फोर्स प्लस आई नेचुरल। पहले फोर्स के लिए काम करें। फोर्स के लिए क्या होगा? इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं सर्किट बनाऊं तो कैसा बनेगा सर्किट? असल में मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडक्टर जब शॉर्ट हो जाएगा ना, तो उसको सॉल्व करने का तरीका आसान क्या होगा? तो 2 सप्लाई आ रही ना, या तो मैश लगा लूं, है ना? जी सर मैच या चाहिए। मैं अगर सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लूं, मैं ये सोच रहा था, अगर सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लूं, यहाँ पे ये एरो आया, ये 4 ओम आया, तो ये 10 एम्पियर होगा। जी सर। इसी तरह इसको भी सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लूं, ये ऐसी होती है ना। ये कितना है? 2 ओम। और ये कितना होगा? 5 एम्पियर। जी सर। और ये 6 के बाद ये शॉर्ट, ये मालूम करना है आपको, ये फोर्स। तो ये देखा जाए तो सब पैरेलल में ही होगा एक तरह से। तो अगर इसको मैं एक कर लूं, 10 और 5 15 एम्पियर हो गई 15 ऊपर की तरफ, और ये 4 और 2 को भी एक कर लो, 6 है अल्लाह को मानो, 4 और 2 6 होगा, पैरेलल में। 4 2 8, 8/6, 8/6 कितना होता है? 1.33। हाँ 1.333, ये इसका आया, और ये हमारे पास 6 ओम। और यहीं पे आपको वो निकालना है, फोर्स करंट ये निकाला ना, 6 ओम से गुजरने वाला। जी सर। यहाँ पे करंट डिवाइडर लगा दूंगा, 1.33/7.33 इंटू 15, सही है। फोर्स करंट कितना आएगा करके देखें क्या आ रहा है? 4.72। यही आ रहा है जो मैंने निकाला? 2.72 आ रहा है। यार आप कौन बोल रहा है? फरीन बोल रही है आपसे? ये यमुना बोल रही सर मेरा 2.73 आ रहा है? नहीं, ये कौन बोल रही थी? यमुना आप बोल रही थी? है। जी सर। जी सर। यमुना आपको राउंड ऑफ करना नहीं आता शायद। नहीं सर, इसके बाद है 2.721।
तो हाँ, इसलिए तो आपने इसलिए आ रहा है क्योंकि आप 1.33 को आपने इस्तेमाल किया होगा, जबकि 1.33 नहीं आया था कैलकुलेटर में। 1.3333 बहुत आया था। अगर वो आंसर आप इस्तेमाल करती तो आंसर आता 2.727। करके देखिए, 2.727 आता तो ज्यादा वो 2.73 होगा। ओके जी, फोर्स के बाद आपने टॉ निकाल लेते हैं, यहीं पे टॉ भी कर लेते हैं। टॉ का काम यहाँ पर, टॉ का काम कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर सोर्सेस को किल करें, ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर, और ये तो लोड बन जाता है। सही कह रहा हूँ? जी सर। 4 2 6। तो आर इक्विवेलेंट अगर आप चेक करें तो वो सिंपल आपका बन रहा है 4 पैरेलल 2 प्लस 6, है ना? तो ये 4 2 जी सर पैरेलल बिल्कुल 1.333 था, 1.33 7.3333 आ गया। ये आ गया। जी तो जी टॉप क्या सर आ गया? बिल्कुल। L by R होता है 5 अपॉन दिस। तो 5 अपॉन दिस करें जरा, 0.682। चेक करें सही आ रहा है? 0.682 जी सर। अच्छा जी, अब फाइनल इक्वेशन हम यहाँ रखते हैं IT की। क्या होगी? फोर्स आ गया 2.73 और नेचुरल क्या होगा? AE माइनस टी बाई टॉ। माइनस टी यहाँ टी बटा। नहीं होगा, यहाँ टी नहीं होगा, यहाँ होगा एक तो पहले टी बाई टॉ, टॉ को इन्वर्स कर लें, 0.682 को इन्वर्स कर लें। ये आ रहा है 1.467, 1.467। टी बाई टॉ नहीं होगा, टी माइनस 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 सेकंड में स्विचिंग हो रही, कहाँ गया 4 पे? तो जब मैं 4 रखूंगा इसमें, यहाँ 4 रखूंगा तो इसका आंसर होगा 4 माइनस 4, ये पूरा 0 बन जाएगा। इनिशियल कंडीशन में हमें 0 बनाना होता है, याद करें। तो जब सिर्फ टी होता था तो टी पर 0 रख देते थे, जब 0 टाइम पे होती है। 0 के अलावा किस टाइम पे होगी तो वो आप इसको शिफ्ट भी करेंगे। अब देखिए, मैं इनिशियल कंडीशन निकालेंगे, जब टी इक्वल टू 4 सेकंड रखूंगा तो मुझे बताएं यहाँ पर क्या आएगा? I4 आएगा। ये क्या आएगा? ये तो 2.73 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या आएगा? AE। जब 4 रखूंगा तो ये 0 नहीं बन जाएगा। और I4 आप निकाल चुके हैं, 3.999 है, 2.73 है प्लस A है, तो A की वैल्यू आपने निकाल दी। यहाँ से क्या आ रही है? 2.73 है ना, 3.999 में से 2.7 तकरीबन 1.272, 1.27 तक ये आ रही है। ठीक, इसको सब्स्टिट्यूट करें, मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, सर्किट अप कर देता हूँ। आपके पास फाइनल क्वेश्चन क्या आ रही है? 2.73 प्लस 1.27E माइनस 1.467T माइनस 4, ये आपके पास फाइनल क्वेश्चन है। अब अगर आप चेक करें तो ये क्वेश्चन आपकी ये है और ये वाली क्वेश्चन आपकी ये। चेक करें जी सर। आखिर में कह रहे हैं कैलकुलेट आई करें 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए। अब ये 2 सेकंड किस रेंज में लाई कर रहा है? ये इस रेंज में लाई कर रहा है, इस वाली में। क्या ख्याल है आपका? तो आप यहाँ 2 सेकंड रखेंगे और 5 सेकंड जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, तो आप यहाँ 5 सेकंड रखेंगे और आपका सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। जी भाई, यहाँ तक क्लियर हो गई बात सबको? सर ठीक है, कोई इशू तो नहीं किसी को? कोई सवाल है तो पूछना। मैंने कहा चलो 2 स्विच वाला भी आपको करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। जी बच्चों बताइए, सब बताएं, यहां तक क्लियर है बात? आगे चलो। जी सर। अच्छा जी, आगे एक और स्विच वाला है तो ये फिर मैं छोड़ रहा हूँ, कर लीजिएगा आपको खुद ही, आपके होमवर्क में। तो यहाँ पर हमारा CO2 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, अटेंडेंस मैं ले लेता हूँ। मेरे पास जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो ये हैं, तो मैंने आपको भेज दिया। ओके, इसके बाद अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपैम्प्स। CO3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम सबसे पहला टॉपिक था ऑपैम्प स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम ऑपैम्प हमने जब किया था तो आई थिंक ऑनलाइन ही थे। इस दफा भी बैड लक हमारा कि हम ऑनलाइन ही हैं, लेकिन भाई पर मेहरबानी इस दफा आप समझ लीजिएगा, लास्ट टाइम तो आपने समझा ही नहीं था। स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके, जिसको समझ नजर ना आ रही हो वो खुद से बता दे। और देखें, हेडिंग दीजिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, दैट इज कॉल्ड ऑपैम्प। अच्छा देखिए, आपको याद होगा मैंने जब आपको रेसिस्टर पढ़ाया, कैपेसिटर पढ़ाया, इंडक्टर पढ़ाया, तो मैंने कहा था तीनों पैसिव एलिमेंट्स हैं। याद है बात आपको? जी सर बिल्कुल बताया था। ये पहली चीज आप पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक्टिव एलिमेंट है। देखिए सबसे इन्होंने लिखा है डेफिनेशन में क्या, एन ऑपैम्प इज एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट। एक्टिव और पैसिव में जो डिफरेंस था उसमें से एक डिफरेंस मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको याद हो, कि पैसिव वो होता है कि जिसको ऑन करने की जरूरत नहीं होती। याद है? मैंने कहा था जस्ट सर्किट में आप लगाएं वो खुद ब खुद चल पड़ेगा, और 2 टर्मिनल डिवाइस था वो। ठीक है? जी लेकिन सर। जो एक्टिव होता है उसको पहले ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद वो चलेगा, वरना वो चलेगा नहीं। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी एक मिसाल मेरे जहन में आ रही है। देखें, एक आप वो ले लें गधा गाड़ी, कार्ट नहीं होता, डंकी कार्ट जो होती है गधा गाड़ी। जी सर। तो गधा गाड़ी की जो गाड़ी है वो पैसिव है, यानी जब भी चलाना हो उसको ऑन करने की जरूरत नहीं। अगर आप धक्का लगाएंगे तब भी चल पड़ेगी, अगर जैसे गधा उससे बांधा है वो जब चलेगा वो खुद ब खुद चल पड़ेगी। या आप कोई रेडी ले लें जो हाथ से धक्का जैसे लगाया जाता है जिसको, तो उसमें जी चलाने सर की बिल्कुल। जरूरत नहीं है। या ट्रॉली ले लें किसी के भी साथ, यानी जैसे हम पैसे को क्या कहते हैं कि जब सर्किट में लगाओ खुद ब खुद चल पड़ता है। इसी तरह आप कोई गाड़ी ले लें ट्रॉली, तो किसी भी ट्रैक्टर के पीछे लगा दो वो खुद ब खुद चल पड़ेगी। जैसे वो नहीं होती, आपने शहर में देखा होगा जीप होती है जो छतें डालती है, उसके पीछे कितनी 2-3 ट्रॉलियां लगी हुई होती हैं जो सामान लेके जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा शहर में जो सीमेंट का काम करते हैं, यानी जी जी ये, सर। तो वो ट्रॉली होती है वो पैसिव है सारी, यानी जैसे आप कनेक्ट करेंगे उसको तो अगली चीज जी सर। चलेगी वो खुद बहुत चल पड़ेगी। ठीक है ना? लेकिन एक्टिव आप सिंपल एक कार ले लें, जब तक कि आप उसको स्टार्ट नहीं करेंगे वो चलेगी नहीं। इसी तरीके से हमारे पास ये एक एक्टिव एलिमेंट है, जब तक इसको आप ऑन नहीं करेंगे ये चलेगा नहीं। तो ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऑब्वियसली इसको बायस करना पड़ेगा, यानी सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये कि एक सप्लाई तो इसको आप अलग से देंगे सिर्फ इसको ऑन करने के लिए, और फिर सर्किट की मदद से ये चलेगा। तो ये कहलाता है एक्टिव एलिमेंट। ठीक है ना? जी यहाँ की सर। बात क्लियर? ये यस हम क्या सर। कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, इसको पढ़ें। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डिजाइंड so that it performs some mathematical operations when external components such as resistors and capacitors are connected on its terminals। तो ये बेसिकली ऑप-एम्प का मकसद क्या है वो यहाँ बता रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बच्चा पूछेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकते हैं, तो सबसे सिंपल क्या हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कंपैरिजन। इस तरह की चंद चीजें जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बड़े सिंपल वाले, वो ऑप-एम्प परफॉर्म करता है। इसीलिए ये बनाया गया था कि इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं? एन ऑप-एम्प इज एन एक्टिव सर्किट एलिमेंट designed to perform mathematical operations of addition, subtraction, multiplication, division, differentiation and integration। वही सारी बात जो मैंने अभी आपको कही वही इसकी एक तरह से डेफिनेशन हो गई। भाई यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये ऑप-एम्प होता क्या? देखिए ऑप-एम्प ये आईसी होती है, आईसी दिख रही है आपको? जी सर। नॉर्मली ये 8 पिन की आईसी होती है, 4 पिन इस तरफ है और 4 पिन 4 पर उस तरफ होता है। उस साइड पे होंगे। ठीक है ना? अच्छा, ये पता है आप लोगों ने पहले कभी आईसी देखी है? ये वाली ना? आईसी देखी हुई है कभी? ये वाली नहीं, कोई भी आईसी? यस सर। जी सर देखिए। कहाँ देखी है? सर्किट बनाया ना तो उसमें आईसी यूज की हमने।
ठीक है, सर आईसी का आइडिया तो होगा ना, इस तरह से एक छोटी सी चीज होती है, उसको हम लगाते हैं ब्रेडबोर्ड पे, जी सर, ये वाले या भी देखे सर, इससे लैब में की थी। हाँ, या वेरे बोर्ड पे लगाते हैं, ठीक है। तो बात तो ये कर रहा था कि एक आईसी होती है, आईसी, आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ बिल्कुल सही, आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्या मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट का? मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा एक सर्किट हो, अगर उसको इंटीग्रेट कर दें यानी जमा कर दें किसी छोटी सी जगह में, तो वो आईसी बनती है। तो ये एक आईसी है जिसके अंदर एक काफी बड़ा सर्किट होता है। तो इस काफी बड़े सर्किट की छोटी सी मैं पहचान कर रहा हूँ। अच्छा बताए, ट्रांजिस्टर देखा है आप लोगों में से किसी ने, यानी फिजिकल? यस सर। तो ट्रांजिस्टर जो होता है, अगर आप देखें उसको, तो वो 3 पिन की या 4 पिन की डिवाइस होती है, छोटी सी, सही है ना? तो अगर मैं आपसे कहूं कि तकरीबन 25 या 30 ट्रांजिस्टर लाके आप ब्रेडबोर्ड पे लगाएं, तो फिर पूरा ब्रेडबोर्ड भर नहीं जाएगा? यस सर, भर जाएगा। 25-30 ट्रांजिस्टर लगा दें और हम कुछ रेसिस्टर, कैपेसिटर और इस तरह की सप्लाई, तो सर्किट पूरा ब्रेडबोर्ड भर देगा। तो वो तमाम सर्किट इसके अंदर मौजूद होता है इंटीग्रेटेड सर्किट में। 25-30 के करीब ट्रांजिस्टर, ये मैं सबसे छोटी मिसाल दे रहा हूँ आपको, ट्रांजिस्टर मौजूद होता है इसी के अंदर, सारी चीजें होती हैं। तो ये छोटी सी आईसी होती है। तो अब आप परेशान होंगे, ना हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा ना कोई चीज पढ़ी। तो ये तो बेसिकली ये इतनी मजेदार चीज है कि इसके अंदर क्या है वो जानने की आपको जरूरत ही नहीं। आप इसको ले लीजिए ब्लैक बॉक्स के तौर पर, और सिर्फ टर्मिनल्स को इस्तेमाल करते हुए हम इससे अपने फायदे ये वाले उठा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो काफी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मगर अंदर की चीज हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं पढ़नी। आपको क्या करना है, सिर्फ इसके टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। आइए जरा देखते हैं इसके टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये दिखाएगी ये स्लाइड, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए सबसे पहले मैं बल्कि यहाँ पे खुद भी बनाता हूँ, ऑप-एम्प को एक ब्लैक बॉक्स के तौर पे दिखाते हैं। वो ब्लैक बॉक्स एक ऐसे बनता है, ट्राइंगल, ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। ये बना लेंगे आप लोग? जी सर। अब इसके 3 टर्मिनल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मैं बना रहा हूँ। 2 यहाँ पे बनाए और एक यहाँ पे बनाया। ये टर्मिनल होता है आउटपुट टर्मिनल, और ये दोनों इनपुट टर्मिनल होते हैं, इनपुट टर्मिनल 1 और इनपुट टर्मिनल 2। ये बात याद रहेगी? जी सर। तो इसके 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है, पहली बात। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। एक चीज इंपॉर्टेंट और है, वो क्या कि भाई देखें ऑप-एम्प कौन सा एलिमेंट एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव को ऑन करने की जरूरत होती है ना, तो इसको ऑन करना पड़ेगा। तो उसमें सप्लाईज लगती हैं, एक सप्लाई यहाँ पे लग जाएगी जिसका हमारे उसमें ऐसा काम नहीं है, सिर्फ सप्लाई दिखानी होती है, और एक सप्लाई यहाँ पे लगती है। तो डुअल सप्लाई होती है, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई लग सकती है, यहाँ पर ग्राउंड या नेगेटिव सप्लाई लग सकती है। तो कितने टर्मिनल्स हो गए इंपॉर्टेंट? 5। 3 सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो गए, और ये 2 सेकेंडरी मेन इंपॉर्टेंट हो गए, यानी ये प्राइमरी मेन इंपॉर्टेंट है, वो सेकेंडरी मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके सर। तो टोटल हो गए 5। पिन होती हैं 8। अब देखें इसमें से इंपॉर्टेंट पिन देखें। आप आईसी को अगर आपने देखी हुई आईसी अगर आप रखेंगे, उसकी टांगे ये 4 यहाँ 4 यहाँ, तो स्टार्ट कहां से करते हैं? नॉच बनी हुई होती है आईसी में। नॉच देखी है सबने? जी सर। नॉच के लेफ्ट से नंबरिंग शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से नंबरिंग होती है। इसके पिन नंबर 2 पर पहला इनपुट होता है, पिन नंबर 2 पर, इसको कहते हैं इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग बाद में बताऊंगा। पिन नंबर 3 पर दूसरा इनपुट होगा, तो 2 3 पर इनपुट कंप्लीट होगा, और आउटपुट कहां पर होगा? 6 पर। तो ये पिन नंबर 2 हो गई, ये पिन नंबर 3 हो गई, और ये पिन नंबर 6 हो गई। अब ये रही सप्लाईज, तो ये देखो ये 7 दी हुई है, ये 7 पिन हो गई, और माइनस का दिया है 4 दिया है, ये 4 पिन हो गई। अच्छा जी, अब ये 8 पे अगर देखें तो लिखा है नो कनेक्शन, यानी ये पिन की जरूरत नहीं, खाली पड़ा हुआ है। और पिन 1 और 5 पर लिखा है बैलेंस, लिखा हुआ है? जी सर। ये लैब में इस्तेमाल होंगे 2 पिन, ये हमारे फिलहाल इस्तेमाल की नहीं है। देखो बैलेंस से मुराद क्या है? बैलेंस से मुराद है जीरो एरर का खात्मा करना, जीरो एरर का खात्मा करना। देखिए आप लोग बचपन से जीरो एरर पढ़ते आ रहे हैं। आपने जब 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रैक्टिकल्स किए, केमिस्ट्री फिजिक्स किए, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स, जब खासतौर पर फिजिक्स में जब इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जीरो एरर को रिमूव करते हैं, याद है आपको? जी सर। इसका कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को क्लियर होता है,
या यूं कह लें अक्सर बच्चों क्लियर नहीं होता, कुछ बच्चों को क्लियर होता भी है। तो आप में से किसी को जीरो एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या चीज है? कोई समझा सकता है अभी? अगर आप बता देंगे तो बहुत मजा आएगा। जी एनीवन? जीरो एरर भाई पढ़ के तो आए हो ना इंटर में, या जीरो एरर पढ़ा ही नहीं है? हेलो भाई, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो यार, अचानक सारे खामोश हो गए, जवाब दो ना जी। साउथ आ गया या भाई, आप लोग पढ़ के आए हैं जीरो एरर या नहीं पढ़ के आए? हसीब, हुसैन, बताइए। सर पढ़ के तो आए क्लियर नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं? जी सर, क्लियर नहीं है। बैठने इसका सर स्केल वगैरह की रीडिंग होती थी सर। अच्छा चलो, मैं ये तो पूछ रहा हूँ क्लास में से किसी बच्चे को ऐसा है क्लियर हो? अगर किसी को क्लियर है तो डिस्कस कर सकता है, बताइए। हसीब, हुसैन, रिजा। भाई कोई तो बच्चा हो, कोई भी नहीं है यार, सारे ऐसे ही हैं यार। ये क्या बात है यार, एक आध तो होना चाहिए ना। सर जीरो एरर वो होता है जिसमें कोई एरर ना हो। जीरो एरर वो होता है जिसमें कोई एरर ना हो। ये क्या बोल रहे हो? हुसैन भाई, तो फिर एरर नहीं है तो फिर उसको एरर क्या क्यों? देखो चलो मैं बताता हूँ। अच्छा आप लोग सब तवज्जो से सुने, ठीक है? आवाज आ रही है ना? जी सर। देखिए जीरो एरर समझने के लिए मैं रियल लाइफ की आपको मिसाल देता हूँ, आप बात समझ जाएंगे। आप ये बताएं, आप कभी आम खरीदने जाए, आलू सब्जी कोई भी चीज खरीदने जाए तो अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी का तराजू सही नहीं है, खराब है, तो उसने एक वजन रखा होता है पहले से। देखा है आप लोगों ने? जी सर बिल्कुल। अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब आप कोई भी उस पर सामान तराजू पे ना रखें, दोनों तरफ कोई वजन ना हो, तो तराजू को कौन सी कंडीशन में होना चाहिए? बैलेंस कंडीशन सर। बैलेंस कंडीशन होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए दोनों पलड़े। सही कह रहा हूं? जी सर। लेकिन कभी ऐसा होता है कि खराबी की वजह से एक पलड़ा झुक जाता है। जी सर बिल्कुल। दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। ये जीरो एरर कहलाता है। जीरो एरर का मतलब ये कि जीरो कंडीशन पर बैलेंस होनी चाहिए चीज। सही कह रहा हूं ना? जीरो कंडीशन पर बैलेंस होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। अब आप अपनी गाड़ी की मिसाल लें, अगर गाड़ी का मीटर, आप गाड़ी खड़ी कर दें और गाड़ी का मीटर फिर भी 10 किलोमीटर की स्पीड दिखा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। क्यों? क्योंकि उसको जीरो होना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी तो चल ही नहीं रही अभी। जी सर बिल्कुल। तो जब ये एरर आ जाता है तो फिर इसको क्या करते हैं हम? बैलेंस करते हैं। अच्छा तराजू पे क्या करेंगे? जो पलड़ा खुद ब खुद नीचे झुक रहा होगा बगैर वजन के, तो आप दूसरे पलड़े पर कोई थोड़ा सा वजन इतना रख दोगे कि वो दोबारा बैलेंस हो जाए। सही कह रहा हूँ? जी सर। लेकिन अगर आपने कम वजन रखा तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, और अगर ज्यादा कर दिया तो वो इधर को गिर जाएगा, तब भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। सही है? जी जी सर। यही जीरो एरर होता था आपकी, आप जो फिजिक्स में पढ़ते आए थे। तो देखें, गाड़ी की मिसाल लें कि अगर फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी रोक ली है, कोई भी मीटर आपका 10 की स्पीड शो कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें 10 का जीरो एरर है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी स्पीड 100 शो कर रहा हो, मीटर भाई 100 की स्पीड पे चल रहे, तो असल में आप 90 पे होंगे, क्योंकि 10 तो पहले से था। क्या ख्याल है? राइट सर। वो आप माइनस करते थे, अगर आपको याद हो, जो आप इंस्ट्रूमेंट में माइनस करते। अच्छा कभी कभी प्लस भी करते थे, वो इसलिए करते थे कि इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव रीडिंग्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी, आपने जब आपने गाड़ी अपनी रोकी तो जीरो हुआ, आपकी गाड़ी में -10 की स्पीड शो हो रही हो, नीचे चला गया हो बिल्कुल, तो आप कहेंगे यार ये जीरो एरर नेगेटिव में आ रहा है। तो इस तरह आप जब आप 100 पे जा रहे होंगे तो बेसिकली आप 100 पे नहीं होंगे, 110 पे होंगे, क्योंकि आपका मीटर 100 शो कर रहा है, तो पहले शुरू में वो -10 था। तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब ये कि जीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो आप ऐड करेंगे, क्योंकि आपको बैलेंस करना है। आई बात समझ में सबको? जी सर। तो जीरो एरर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर हुआ कि जीरो एरर क्या, जो कि आप इंटरमीडिएट में पढ़ते आए हो? जी जी सर। अच्छा देखो, मिड टर्म खत्म होने में 2 मिनट रह गए, जैसी खत्म होगी दोबारा स्टार्ट करूंगा, आप लोग आ जाइएगा। तो यही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर भी कुछ जीरो एरर मौजूद हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा होता है, मैं कह रहा हो सकता है। तो वो 1 और 5 पिन से उसको बैलेंस करते हैं। अच्छा सवाल ये होता है कि जीरो एरर होगा क्या, क्योंकि यहाँ तो बात समझ में नहीं आ रही, तो वो मैं अब समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये दोनों पिन का नाम अलग अलग रखा है, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग।
तो बेसिकली जो इन्वर्टिंग पिन होती है, जैसे ये इन्वर्टिंग है, तो यहाँ पर अंदर साइन होता है माइनस का और इस पर साइन होता है प्लस का। तो माइनस का मतलब है इन्वर्टिंग इनपुट और प्लस का मतलब हुआ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग। ये चीज समझ में आई? जी सर। इसका जो आउटपुट आता है वो बेसिकली इस तरह से आता है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आउटपुट होता है, चूंकि ये एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है, छोटा सिग्नल अगर दे तो वो बड़ा कर देगा, तो बड़ा करने को गेन कहते हैं। तो ये गेन है इसका ए, और मल्टीप्लाई इनपुट्स होगा तो आप कहेंगे सर कौन सा इनपुट, या तो दो है, तो आप बेसिकली ये कह रहे होंगे कि अगर इसका नाम मैं रख देता हूँ, इन्होंने इसका ऑफिशियल नाम पत्नी क्या रखा होगा, मैं रख देता हूँ V1 और इसका नाम रख दिया V2। तो बेसिकली ये इन दोनों का डिफरेंस होता है V2 माइनस V1। V2 को प्लस में लिया है क्योंकि वो क्या है, नॉन इन्वर्टिंग, और V1 को माइनस में लिया है क्योंकि वो क्या है, इन्वर्टिंग। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां तक बात क्लियर? यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं V1 और V2 पर दोनों पर 5 वोल्ट दे दूं तो मेरा आउटपुट आंसर क्या आएगा? सर जीरो है। जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है। 5 माइनस 5 आंसर इज 0। यहां तक बात समझ में आई? यस सर। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपने दोनों जगह 5 दिया हो मगर फिर भी कोई आंसर आ रहा हो, 0 के अलावा कोई आ रहा हो, 1 वोल्ट या माइनस 1 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड जीरो एरर। जीरो एरर। ये ओपन का जीरो एरर होता है। भाई टाइम खत्म हो रहा है, मैं नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। ओके सर।